ओके बच्चों, सो हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे। मैग्नेटिज्म में हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ उसके बारे में लास्ट क्लास में बातें करी थी। व्हाट इज एंगल ऑफ डेप, व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योमेट्रिकल एक्सिस अलग होते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस अलग होते हैं, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, इन सब के बारे में समझा था अपन ने। तो हमने काफी सारी चीजें अर्थ के बारे में समझी थी लास्ट क्लास में। आज अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे अपन। मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब क्या है कि व्हेन अ मटेरियल इज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स हमें अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ब्रॉडली हम देखें तो तीन तरह की कैटेगरीज में हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। तीन कैटेगरीज में मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो ये प्रॉपर्टीज क्वांटिफाई कैसे करी जाती है, कौन कितना डायमैग्नेटिक है, कौन कितना पैरामैग्नेटिक है, फेरो और पैरा में फर्क क्या है। तो इन्हें क्वांटिफाई करने के लिए पहले तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे, देयर आफ्टरवर्ड्स अपन इन क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सम क्वांटिटीज से जिनसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को क्लासिफाई कर पाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी सी चीज समझते हैं। ये एक सोलोनॉइड बना रहा हूं मैं, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। इसमें मैंने I करंट फ्लो कराया। तो आप सब जानते हैं इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, अगर अंदर फ्री स्पेस है तो म्यू 0 ni लिखते हैं। Am I right? When solenoid is having free space in between, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इट इज म्यू 0 ni, है ना। अब इस सोलोनॉइड के अंदर अगर कुछ मटेरियल फ्री कर दिया, मान लो एक सॉफ्ट आयरन की रॉड रख दी हमने और सोलोनॉइड क्रिएट करी। एक सॉफ्ट आयरन की रॉड रख दी हमने और उसके आसपास सोलोनॉइड बना दी। तो अब इस सोलोनॉइड के अंदर, इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यहाँ जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो याद करो अपन क्या लिखते थे, वो म्यू ni लिखते थे। मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको म्यू ni लिखते थे, वेयर म्यू इज कॉल्ड परमेबिलिटी, है ना, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये समझ में आया क्या? विद इन अ मटेरियल हम जो मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे वो म्यू ni, फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 ni। अब ये म्यू 0 यूज हुआ है मीडियम की प्रॉपर्टी के लिए। मीडियम यहाँ पे फ्री स्पेस है तो उसकी प्रॉपर्टी है म्यू 0। यहाँ पर म्यू भी मीडियम की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, इसलिए काम करते हैं, इसको बीएम लिख देते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने बीएम लिख दिया, बी इन द मीडियम। और ये फ्री स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए इसको चलो बी नॉट लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। ठीक है, और ये दोनों ही तरह की फील्ड एक मीडियम की प्रॉपर्टी इंटू एन आई, एक मीडियम की प्रॉपर्टी इंटू एन आई, इस एन आई टर्म की वजह से क्रिएट हुई। एन आई टर्म इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थिंग इज एन आई। तो इस एन आई को अपन एक नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे देते हैं, इसे बोल देते हैं हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसे हम H लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। Ni लेटर को, Ni जो क्वांटिटी थी उसको अपन ने नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दी। ठीक है, तो हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं कि भाई फ्री स्पेस हो चाहे मीडियम हो, एक कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ये क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। इस क्वांटिटी में मटेरियल की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो जाती है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये समझ में आ रहा है? फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई थी वो फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी इंटू एच थी। मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई वो मीडियम की प्रॉपर्टी इंटू एच थी। So magnetizing field is responsible to create magnetic field. Magnetizing field is responsible to create magnetic field. बोलो क्या ये चीज क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब मटेरियल की जो प्रॉपर्टी हमने H डिफाइन करी, ये भी एक वेक्टर होगी, बिकॉज B इज ऑल्सो वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर होती है, तो H भी एक वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये म्यू जो है, ये बी नॉट जो है, वो तो कांस्टेंट है जो डायमेंशनलेस, सॉरी डायरेक्शनलेस है। तो H की वेक्टर की डायरेक्शन क्या डिफाइन करें? वो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए
हम यहाँ पर है ना एक वेक्टर लगा देते हैं ई कैप विच इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एच होना चाहिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है बी वेक्टर, उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है ई कैप। ठीक है, जिससे हमने एच को वेक्टर बना दिया। ओके, नाउ एच की यूनिट की बात करें, दिस इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दिस इज करंट, एंड वाज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दिस इज करंट। तो करंट इज एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न का तो कोई यूनिट होता नहीं है, पर मीटर के लिए पर मीटर आ जाएगा, तो एम्पियर पर मीटर। यूनिट ऑफ एच कितना आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। चलो, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन करी। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, दिस एच इज एन इंटू आई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये सारी चीज क्लियर? चलो, ऋतिक को तो क्लियर है, उसका मैसेज आ रहा है मेरे पास, तो पहले सानिध्य का भी आया था, समझ का आया था। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। नाउ मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है, मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है। इसका रीजन हम समझने की कोशिश करते हैं अपन कि ऐसा क्यों होता है कि मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है। तो दैट रीजन इज ड्यू टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मीडियम इटसेल्फ। मीडियम के अंदर खुद ही मैग्नेटिक मोमेंट भी बन सकता है। कोई भी मीडियम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हो, कोई भी मटेरियल जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हो, तो उसके एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट रैंडमली अरेंज हो सकता है। हर मीडियम के अंदर जो एटम्स होते हैं उनमें खुद का मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, ये अपन ने पहले भी बात करी थी। उनमें खुद का मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है और वो रैंडमली अरेंज हो सकता है। जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को रख देते हैं, जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को प्लेस करते हैं, then materials atoms may align themselves in the direction of external magnetic field। मटेरियल में जो भी एटम, मॉलिक्यूल, जो भी चीज है, पार्टिकल से, वो सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है। पहले रैंडम था, तो रैंडम होने से जो पहले नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था वो जीरो था रैंडमनेस की वजह से। बाद में मैग्नेटिक फील्ड में अलाइनमेंट की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जीरो। व्हाट इज दिस m? दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट इज दिस m? दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। हम एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको उन्होंने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करा है, मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस है एनसीईआरटी और मेरे सिंबल्स के चूज करने में। सो किसी भी मटेरियल के अंदर हर एटम्स में खुद का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, हर मॉलिक्यूल या जो भी पार्टिकल्स है उनका मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। वो मैग्नेटिक मोमेंट विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, रैंडम अरेंज हो, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर देंगे। एंड बिकॉज दिस नेट मैग्नेटिक मोमेंट मटेरियल भी एक एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल ज्यादा आ सकती है। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन कोर में फ्री स्पेस के कंपेयर में करीब 1000 टाइम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका म्यू करीब 1000 टाइम 10⁻³ टाइम ज्यादा होता है देन द फ्री स्पेस म्यू। क्या ये क्लियर है? मटेरियल में एक्स्ट्रा फील्ड क्यों क्रिएट होती है ये अपन ने बात करी। व्हाई दिस म्यू एंड म्यू नॉट आर डिफरेंट। ठीक है, चलो अब मटेरियल में एक्स्ट्रा मैग्नेटिक मोमेंट जो आता है इसे कितना आया है, ये कितना है पर यूनिट वॉल्यूम, ये बताएगा कि मटेरियल कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हो रहा है, कितना अच्छे से उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो हम एक नया टर्म डिफाइन कर देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक नई टर्म हम डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। एनसीईआरटी ने इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करा है, जिसे मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज डिफाइंड एज m वेक्टर, जो भी मटेरियल में नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, डाइलेक्ट्रिक्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनमें डायपोल मोमेंट जनरेट होता है, और जो डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम उसको अपन बोल देते हैं वहां का पोलराइजेशन वेक्टर। बिल्कुल पोलराइजेशन के वेक्टर की जैसी चीज है। ऑन सिमिलर लाइन हमने डिफाइन करा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
दिस इज शोइंग अस हाउ मटेरियल इज गेटिंग मैग्नेटाइज, मटेरियल कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हो रहा है। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आ सकता था, उतने ज्यादा एटम्स थे, तो हमने पर यूनिट वॉल्यूम जो मैग्नेटिक मोमेंट आया ये हमने क्वांटिटी डिफाइन कर दी, जिससे पता चलेगा कि मटेरियल कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ है। तो इस क्वांटिटी को अपन बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या ये समझ में आया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कह दिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नाउ ये मैग्नेटाइजेशन हुआ ही क्यों है? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैग्नेटाइजेशन? ये मैग्नेटाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या चीज थी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। सर मेंस में तो एनसीईआरटी के सिंबल्स यूज करें? नहीं बेटा, मेंस में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, सिंबल जो क्वेश्चन में आ जाए उसको यूज कर लेना, और आपको मेन सब्जेक्टिव तो होती नहीं है जो आपको कई सिंबल यूज करना पड़ेंगे। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ये भी सब स्टैंडर्ड सिंबल्स है ना, ये भी स्टैंडर्ड सिंबल्स है, ठीक है। कई किताबों में यही सिंबल यूज हुए। चलो, तो आपको इतना सिंबल को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते, अब मैं बात कर रहा हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? वो डेफिनेटली डिपेंड करेगी इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज क्रिएटिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और ये जितना स्ट्रॉन्ग उतना ही ज्यादा फिर मैग्नेटाइजेशन होगा। so definitely this I should dependent on m, should dependent on h, ठीक है। hence we define that I is some constant time h, hence we define some I is some constant time h, इस I की वैल्यू डिपेंडेंट की h पर। तो जो डिपेंडेंसी का फैक्टर है, जो डिपेंडेंसी का फैक्टर है उसे अपन ने इस लेटर से रिप्रेजेंट करा, है ना। ये लेटर x जैसा है, इसको बोला जाता है काय, है ना, इसे बोला जाता है काय। आपको पता होगा अल्फा बीटा गामा जैसा एक लेटर है, ठीक है, दिखने में x जैसा है, इसे अपन बोलते हैं काय। और यहाँ इसका क्या नाम है? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, susceptibility, susceptibility is showing how material is getting magnetized by magnetizing field। मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना अच्छे से उसे मैग्नेटाइज कर पा रही है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन एच एंड देयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड काय या ससेप्टिबिलिटी। काय इज द नेम ऑफ लेटर, ठीक है, इस सिंबल का नाम काय है, पर इसे अपन बोलते क्या है? ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी काय, अगर मैं काय को डिफाइन करने चाहूँ तो हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड अपॉन जो भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसका रेशियो। चलो, इस तरह से अपन काय को डिफाइन कर सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी क्या बता रही है हमको कि पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, मटेरियल कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हो रहा है पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या ये क्लियर है? हाँ, मोल फ्रैक्शन में यूज करते हैं, बिल्कुल सही, आप लोग मोल फ्रैक्शन में यूज करते हैं इसको, ठीक है। सो व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी, ये समझ में आ रहा है। मटेरियल मैग्नेटाइज होता है ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से मैग्नेटाइजेशन आता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे डिपेंडेंट है मैग्नेटाइजेशन। तो डिपेंडेंसी जो टर्म पे डिपेंड, जो जिस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट पे डिपेंडेंसी थी मटेरियल की, वो प्रॉपर्टी को अपन ने बोल दिया उसकी ससेप्टिबिलिटी। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इनमें रिलेशन डिफाइन कर रही है उसे हमने डिफाइन कर दिया ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, ससेप्टिबिलिटी कम, कम मैग्नेटाइज होगा। सो इट इज शोइंग मटेरियल इज हाउ मच ससेप्टिबल टू गेट मैग्नेटाइज, ठीक है। चलो, ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग और उसका फील समझ में आ रहा है। व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? आई होप सबको क्लियर है। कई बच्चों का मैसेज भी आया मेरे पास, यस, ठीक है। तो हमने डिफाइन कर दिया व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो अब तक देखो मैंने क्या क्या डिफाइन करा है। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिफाइन करी, ठीक है। देन हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करा और हमने इनमें रिलेशन देखा, है ना। फिर एक डेफिनेशन हम जो पहले से जानते थे, रिलेटिव परमेबिलिटी विच इज म्यू बाय म्यू नॉट। किसी भी मीडियम का
में मैग्नेटिक किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी डिवाइड बाय फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, इसे हम बोलते थे रिलेटिव परमेबिलिटी, हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब मैं रिलेशन निकालूंगा बिटवीन काय एंड दिस रिलेटिव परमेबिलिटी। वो निकालने के लिए हम एक चीज पे ध्यान देंगे कि मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ज्यादा आती है देन फ्री स्पेस मैग्नेटिक फील्ड। इसका रीजन क्या है? मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्री स्पेस के कंपेयर में ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा किसकी वजह से है? बताओ, why there is some extra magnetic field in the material than the free space magnetic field? बताओ, मटेरियल में एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड क्यों आती है? निवेद बता रहा है इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मटेरियल। यस, दैट इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया वो डिपेंड होता है आई पे, दैट इज आई, है ना, दैट इज आई। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू आई वेक्टर, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आई वेक्टर। मटेरियल में जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो डिपेंड करना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे, इजंट इट? क्योंकि इसी की वजह से तो एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट हो रही है। जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, वही तो रिस्पॉन्सिबल है एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड का। सही बात है क्या? ये समझो अच्छे से, है ना? चलो बच्चे बोल रहे यस, ठीक है। अब जरा इस आई के यूनिट पे ध्यान देते हैं हम। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या होगा? इट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? डिवाइड करो, यूनिट क्या आएगा आई का? बताओ बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? डिवाइड करो, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या आएगा? सोचो, देखो अच्छे से। एम्पियर पर मीटर, बिल्कुल सही बात, है ना? कई बच्चों का जवाब आ गया मेरे पास। तो इसका यूनिट भी एम्पियर पर मीटर है, इसका यूनिट भी एम्पियर पर मीटर है। तो जो आई है इसका यूनिट भी एम्पियर पर मीटर है, ठीक है। इसका भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी और का भी था। सोचो जरा किसका था? एच का था, बिल्कुल सही, है ना, एच का था। तो ये आई भी डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, एच भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। एच में हम एच में म्यू नॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वैसे आई में भी म्यू नॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यहां हम बोलते हैं दिस एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली म्यू नॉट टाइम्स आई। Bm minus B naught, the extra magnetic field in the material is actually mu naught times I। अब ये म्यू नॉट क्यों आया यहाँ पर, ये मैंने तुम्हें यूनिट से बताया है, इसका फिलहाल यही एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी में भी इसका कोई अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमने डिफाइन ऐसा कर दिया, एक तरह से समझ लो। ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आई पे डिपेंडेंट थी, हमने डायमेंशन से देखा तो डायमेंशन म्यू वाली डायमेंशन आ रही है, तो म्यू नॉट ही ले लिया अपन ने, हमने डिफाइन ही ऐसा कर दिया चीजों को, ठीक है। Bm minus B naught is mu naught times I। So the extra magnetic field in material किस पे डिपेंडेंट थी वो देख लिया, तो Bm should be B naught plus mu naught times I। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है आपको? एक तरह से ये इक्वेशन ये बता रही है कि किसी भी मटेरियल में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दो मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन होती है। एक तो वही वाली मैग्नेटिक फील्ड, मैं अभी इसको चलो बी नॉट ही लिखता हूं, एक तो वही वाली मैग्नेटिक फील्ड जो फ्री स्पेस में क्रिएट हो जाती है, प्लस द एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, दैट एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इन द मटेरियल। मटेरियल में खुद में एक्स्ट्रा डेवलप होने वाली फील्ड, मैग्नेटाइजेशन की वजह से एक्स्ट्रा फील्ड, प्लस जो फ्री स्पेस में आती है वो वाली फील्ड, इनका एडिशन होकर नेट मैग्नेटिक फील्ड आती है। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है अच्छे से? देखो अच्छे से, चलो, है ना। अब ये इक्वेशन अगर क्लियर है तो Bm को हम लिख सकते थे म्यू टाइम एच, बी नॉट इज म्यू नॉट टाइम एच प्लस म्यू नॉट, अच्छा ये जो आई था उसको भी काय टाइम एच लिख सकते थे ना, तो देखो सब जगह से एच कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल टू हो गया म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काय, और म्यू अपॉन म्यू नॉट वॉज म्यू आर, तो म्यू आर इक्वल टू हो गया 1 प्लस काय, म्यू आर इक्वल टू हो गया 1 प्लस काय। देखो ये समझ में आ रहा है? रिलेशन निकाल दिया हमने रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में, रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में। रिलेटिव परमेबिलिटी इज एक्जैक्टली 1 प्लस काय। मटेरियल में जितना ज्यादा रिलेटिव परमेबिलिटी वो उतना ज्यादा ससेप्टिबल था, उतना ज्यादा उसमें मैग्नेटाइजेशन होता है, दैट्स व्हाई उसमें एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आती है।
क्या है, सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही है? अच्छा, और इस डिस्कशन में एक चीज और समझ में आ गई होगी आपको कि ये दोनों का यूनिट सेम है, तो दिस इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। काय इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यूनिटलेस कांस्टेंट, इसका यूनिट नहीं होगा, कुछ भी डायमेंशन में नहीं होगा, है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी चीज है, हो गई एक तरह से, ठीक है। चलो, तो हमने कुछ नए टर्म्स डिफाइन करे। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है डिफाइन करा। ससेप्टिबिलिटी बताती है मटेरियल कितना अच्छे से मैग्नेटाइज होता है, कितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन की उसमें एबिलिटी है। मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ मटेरियल का, उसको मेजर करते हैं भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज होती है वो H, जिसे बोला जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। क्या है, सारी क्वांटिटी अच्छे से क्लियर है सबको? चलो, अब इसमें कोई डाउट नहीं अगर, तो हमने अब क्या करा, सोलोनॉइड में ये हमने जो मटेरियल रखा था ना, ऐसे ही हमने अब जितने हमारे पास मटेरियल थे सबको रखकर देखा सोलोनॉइड के अंदर। तो सोलोनॉइड बेसिकली क्या क्रिएट करती है, एच, एनआई क्रिएट करती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट करती है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रीजन में रखा और देखा उनका बिहेवियर कैसा है, उनमें क्या हो रहा है, उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो कितनी है। उन्हें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो देखा वो कहां से कहां जा रहे हैं। तो हमें बेसिकली तीन तरह के मटेरियल समझ में आए, तीन तरह के मटेरियल हमें दिखे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तीन तरह के मटेरियल हमको समझ में आए। अब एक एक करके इनको समझेंगे। अभी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर अपन एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। डायमैग्नेटिक इज इक्विवेलेंट टू डाइलेक्ट्रिक। आपने इलेक्ट्रिसिटी में डाइलेक्ट्रिक पढ़ा है, तो जो डाइलेक्ट्रिक वर्ड होता है ना, सेम चीज मैग्नेटिज्म में है, डायमैग्नेटिक। वहां पर डाइलेक्ट्रिक में क्या पढ़ा था अपन ने कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, इलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, तो एक्सटर्नल फील्ड से कम अंदर फील्ड हो जाती है, अंदर की फील्ड रिड्यूस हो जाती है, ये अपन ने पढ़ा था। उनमें एक्सटर्नल फील्ड से उल्टा अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, जिससे नेट उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है। बिल्कुल सेम चीज है डायमैग्नेटिक, इनमें भी नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है अंदर, ये जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनमें भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपोजिट होता है एक्सटर्नल फील्ड के, इनका काय नेगेटिव होता है। फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस काय इज नेगेटिव। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन है उससे उल्टी डायरेक्शन में उनमें मैग्नेटिक मोमेंट आता है। आप चाह रहे हो सोलोनॉइड में करंट ऐसे लगाया जिससे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी बनी, अंदर मटेरियल में अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, तो ऐसे मटेरियल कहलाते हैं डायमैग्नेटिक। क्या डायमैग्नेटिक समझ में आया? है ना, नाम से आसानी से समझ में आता है, डाइलेक्ट्रिक के जैसा डायमैग्नेटिक। डाइलेक्ट्रिक में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। ये उसके बाद डायमैग्नेटिक के बाद फिर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, डायमैग्नेटिक में भी थोड़ी कम होती है, बहुत ज्यादा कम नहीं होती, पैरामैग्नेटिक में भी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग ही मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, उनका काय पॉजिटिव होता है। देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मटेरियल होती है फेरोमैग्नेटिक, जिनका काय बहुत स्ट्रांग होता है, जिनमें बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होता है, ऐसे मटेरियल को बोल देते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो तीन तरह के मटेरियल दिखते हैं हमको, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक गेट्स वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, पैरामैग्नेटिक गेट्स वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन, फेरोमैग्नेटिक गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन। क्या बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ मटेरियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उन्हें बोल देंगे नॉन मैग्नेटिक। जिनमें कुछ नहीं होता उनको नॉन मैग्नेटिक। ओके, बेसिक बातें करिए, समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया, है ना। अब जो हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इसमें काय नेगेटिव होता है, हमने बात करी। अब कितना नेगेटिव होता है, तो वो स्मॉल नंबर होता है। काय की वैल्यू डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए -1 to 0 के बीच में लाई करती है, -1 से 0 के बीच में। काय इक्वल टू -1 अगर करोगे तो देखो म्यू आर 0 हो जाएगा, काय इक्वल टू -1 करोगे तो म्यू आर 0 हो जाएगा। म्यू आर 0 का मतलब म्यू 0, म्यू 0 का मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी।
तो ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनने ही नहीं देते उनको कहते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक। परफेक्ट डायमैग्नेटिक उससे ज्यादा होता नहीं है, मतलब उल्टा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना देते वो, है ना, नेट में फील्ड उल्टी नहीं बना देते, उन्हें बोलते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक। और उसका एक ही एग्जांपल है हमारे पास सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सुना है, उनमें बहुत हाई करंट आ जाता है, रेजिस्टेंस इज 0 और वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक होते हैं। सुपर कंडक्टर आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक और एनसीईआरटी में पढ़ेंगे इस इफेक्ट को मिसनर इफेक्ट बोलते हैं। सुपर कंडक्टर आर डायमैग्नेटिक और इस प्रॉपर्टी को मिसनर इफेक्ट बोलते हैं। मिसनर नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर करा था, तो मिसनर इफेक्ट बोलते हैं। तो अब ये सारी जो बेसिक बेसिक बातें हैं ना, जो थ्योरी अपन बातें कर रही है, अच्छे से देखते हैं अपन, एनसीईआरटी से रीड करते हैं और काफी इन प्रॉपर्टीज का रीजन भी समझेंगे कि डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, इन सब का रीजन भी अपन समझते हैं। चलो, तो निमित बोल रहा है डाया पेरा फेरो, आप लिखाएंगे या खुद से लिखे? तो अब इतना अपने जो बात करी इसमें लिख लेना था, आपको नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास मॉड्यूल में अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है, प्लस अपन एनसीईआरटी में से देखेंगे आप, तो आप इजीली लिख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसको लिखने में कुछ डिफिकल्टी आएगी आपको। आप अगर मॉड्यूल देखे तो उसमें ना पूरी एक टेबल बनी है हमारे पास, तो वो टेबल में मैं आपसे रीड करवाऊंगा मॉड्यूल की जो टेबल है, क्योंकि बहुत काफी सारी इंफॉर्मेशन है वहां पर, वो भी अपन रीड करेंगे। तो वो टेबल में सारी डेफिनेशन की सब कुछ है ना, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलो, तो अभी अपन पहले समझने का काम कंप्लीट कर लेते हैं, एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। अल्टीमेटली चीजें समझ में आना चाहिए, उसके बाद फिर लिख लो और फिर याद रखो उस चीजों को। सो मैं एनसीईआरटी स्टार्ट कराता हूँ, जस्ट अ मिनट। आप लोगों से मैंने बोला था अर्थ मैग्नेटिज्म की एनसीईआरटी पढ़ना, तो क्या स्टेटस है उसका बताओ। अर्थ मैग्नेटिज्म से, अर्थ मैग्नेटिज्म की एनसीईआरटी पढ़ी, एक एक वर्ड एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना था उसका। एनसीईआरटी सबके पास होती है, एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, नहीं मिले तो मैं शेयर कर दूंगा आपको, है ना। एनसीईआरटी से पढ़ो सब, तो एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, कोई दूसरी किताब से पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी से पढ़ो। दूसरी किताब से भी पढ़ सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी तो मस्ट से पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ना मस्ट है। उसके अलावा आपकी जितनी इच्छा जितनी किताबों से पढ़ो, एनसीईआरटी के अलावा आप 50 किताबों से पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, ठीक। चलो, तो ये मैंने एनसीईआरटी शेयर करी, देखो। तो ये स्टार्टिंग के पेजेस तो हम देख चुके थे, है ना, ये सारी चीजें अपनी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद ये देखो, ये इलस्ट्रेशंस भी मैंने आपको बोला था अच्छे से पढ़ना, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा था अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में शुरुआत में बेसिक बातें लिखी है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का ऑर्डर बताया है, इट इज अबाउट 10⁻⁵ टेस्ला, है ना। ये हमसे कोई पूछता नहीं है, तो मैंने इतना ज्यादा डाटा पे स्ट्रेस नहीं करा, पर ठीक है, हमको याद होना चाहिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो अबाउट 10⁻⁵ टेस्ला। गॉस में कन्वर्ट करें, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस, सो 0.1 to 0.5 गॉस ऐसे ऑर्डर में आती है, 0.1 से 0.5 गॉस के बीच में होती है, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट पेज पे आप अगर ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक पोल्स जो है अर्थ के, उनकी लोकेशन दे रखी है, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स की लोकेशन दे रखी है। आप ध्यान से देखिए, लॉन्जिट्यूड जो है, एक पोल का है 71.8 डिग्री वेस्ट और दूसरे का है 108.22 डिग्री ईस्ट। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको? इनका सम देखो एग्जैक्टली 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री पहुंच रहा है, दिख रहा है आपको? ये पॉइंट नोट करा आपने, यहाँ 180 डिग्री है, हाँ, है ना। मतलब कि अगर अर्थ को ऊपर से देखो तो एक पोल के लिए आपको ग्रीनविच वाली लाइन से प्राइम मेरिडियन से जितना इधर जाना पड़ रहा है 180 डिग्री अब माइनस करके दूसरी तरफ उतना जाना पड़ रहा है, ठीक है। फिर इनके लैटिट्यूड देखोगे तो उन वो दोनों इक्वल है, 79.74 डिग्री नॉर्थ एंड 79.74 डिग्री साउथ, मतलब इक्वेटर से सेम एंगल ऊपर और नीचे, इक्वेटर से सेम एंगल ऊपर और नीचे, अब अबाउट 80 डिग्री ऊपर और 80 डिग्री नीचे,
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ कैसा लाई कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इसके बाद यहाँ पे अर्थ के डिक्लिनेशन की बातें करी है जो अपन पढ़ चुके थे, है ना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करी, वो भी देख चुके थे। व्हाट हैपन टू माय कंपास नीडल एट द पोल, पोल पे कंपास नीडल का क्या होता है, वो एकदम वर्टिकल हो जाती है। हमने पढ़ा था पोल पे टिप एंगल 90 डिग्री होता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे होती है। तो यही पॉइंट लिखा है यहाँ पे इस पैराग्राफ में। फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ब्लू बॉक्स है इसके अंदर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रीजन के बारे में स्टडी करिए, और टाइम के साथ वेरी कर रही है वो इसकी बात करिए, है ना। आपने अगर सेकंड इसका पैरा पढ़ा हो, द वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द पोजीशन इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ द स्टडी। चार्ज पार्टिकल emitted by sun follows toward the earth and beyond in the stream is called solar wind. Their motion is affected by earth's magnetic field and in turn they affect the pattern of earth's magnetic field. The pattern of magnetic field near the poles is quite different from the other regions in the earth. So earth की magnetic field का वेरिएशन है जगह जगह के हिसाब से, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ भी वेरिएशन है ना। इन द स्पेन ऑफ 240 years from 1580 to 1820 on which records are available, magnetic declination at London has been found to change by 3.5 degree. That is the position of pole is changing. अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस कांस्टेंट नहीं है, वो घूम रहा है, वो चेंज हो रहा है। अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस रोटेट हो रहा है ना। अभी जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है वो घूम रहा है, पर ऐसा भी समझ में आया है कि अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस रिवर्स भी हुआ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स भी हुई है प्रीवियसली। ठीक है, तो ये सारी बातें करिए यहाँ पर। फिर मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये हमने आज स्टार्ट करा। जो भी इस पेज पे लिखा है ये सब हमने बोर्ड पे पढ़ा है, इनमें सिंबल्स का स्लाइड चेंज है, बाकी सब तो अपन ने बोर्ड पे पढ़ लिया है। ठीक है, अब इस वाले पेज से स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आप सबसे पहले तो एक टेबल दिए हमको, उस पर ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स एट 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू दी है। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो डायमैग्नेटिक में बिस्मथ एक एग्जांपल है हमारे पास, कॉपर है, कॉपर इज डायमैग्नेटिक, है ना। कई बच्चों को लगता है कि कॉपर कंडक्टर है तो वो मैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, बट एक्चुअली क्या है वो डायमैग्नेटिक। मैग्नेट से रिपेल होता है कॉपर, स्लाइटली रिपेल होता है, मैग्नेट से चिपकता नहीं है। घर पे ट्राई करना, चेक करना इसको। ठीक है, डायमंड इज डायमैग्नेटिक, गोल्ड इज डायमैग्नेटिक, गोल्ड मैग्नेट से चिपकता नहीं है। लेड इज डायमैग्नेटिक, मर्क्यूरी इज डायमैग्नेटिक, नाइट्रोजन, सिल्वर, सिलिकॉन, ये सब डायमैग्नेटिक है। और इन सबकी काय की वैल्यू देखो 10⁻⁵ -6 इस ऑर्डर में, और सबकी काय की वैल्यू नेगेटिव है ना। तो काय की वैल्यू डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है, एंड बहुत स्मॉल नंबर है, देखो दिख रहा है आपको, वैल्यू ऑफ काय इज नेगेटिव बट वेरी स्मॉल। क्या ये पॉइंट समझ में आया? वेरी गुड। चलो, फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का काय, ये भी देखो स्मॉल नंबर है, पैरामैग्नेटिक का भी काय स्मॉल होता है। ठीक है, और इन सबकी वैल्यू भी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी देखो वो छोटी है। तो पैरामैग्नेटिक ऑल्सो है स्मॉल काय, डायमैग्नेटिक ऑल्सो है स्मॉल काय, डायमैग्नेटिक का काय नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक का पॉजिटिव, इतना फर्क है। पैरामैग्नेटिक का सबसे एक बड़ा एग्जांपल है ऑक्सीजन, जो एमओटी थ्योरी का रीजन था। याद करो, आपने एमओटी थ्योरी इसलिए पढ़ी थी ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये समझाने के लिए पढ़ी थी कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक क्यों होता है ना। बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट था जो। चलो फिर आगे पढ़ते अपन। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। तो ऋत्विक, क्या आप पढ़ने में हेल्प करोगे? Yes, sir. हाँ चलो, ऋत्विक पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। The सर discussion in the सर हाँ बोलो। सर एक बार वो अर्थ मैग्नेटिज्म फील्ड में एक डाउट है। हाँ बोलो। उसमें सर जैसे आप पेज 185 पे जाएंगे तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है पेज कि 185। हाँ ठीक है, हाँ
इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है सर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ रिजेंबल दैट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। हाँ और फिर सर इसी के ऊपर भी मेंशन किया गया है कि अर्थ को मतलब पहले जाइंट बार मैग्नेट की तरह माना जाता था उसकी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो डिस्प्रूव हो गया है। तो हाँ सर बार मैग्नेट भी तो एक मैग्नेटिक डाइपोल ही है। हाँ। तो ये तो दोनों सेम बातें ही ऐसे घुमा फिरा के बोल दिया उन्होंने एक तरह से। घुमा फिरा के बोल दिया मतलब समझ नहीं आया एक्चुअली। सही मतलब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को समझा रहे हैं। एक्चुअली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल करती है दैट ऑफ अ डायपोल और बार मैग्नेट। यही रीजन था कि पहले ऐसा माना लोगों ने कि भाई जाइंट बार मैग्नेट अर्थ में है। ये जो सेंटेंस है ना, द मैग्नेटिक फील्ड वाज थॉट of as arising from a giant bar magnet placed approximately along the axis of rotation of earth and deep in। तो ये इसलिए पहले ऐसा माना गया क्योंकि फील्ड ऐसी दिखती थी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ रिजेंबल दैट ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल मतलब बार मैग्नेट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ऐसा लगता है मैग्नेटिक फील्ड देखकर कि अर्थ के सेंटर पे एक बार मैग्नेट है, इसलिए पहले लोग ऐसा मान लेते थे कि एक बार मैग्नेट है। बट ऑफ कोर्स ये पिक्चर गलत है। समझे बात? अच्छा, तो है ना? मतलब अभी भी दिखती तो बार मैग्नेट जैसी है, पर उसका हाँ रीजन बार मैग्नेट नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है ना, ये बोल सकते हैं ठीक है अपन। सर। ठीक है, चल गुड, वेरी गुड। आगे तो अपना ये वाला पोर्शन हो चुका था, हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, हाँ स्टार्ट करते ऋत्विक। The discussion in the previous section helps us to classify material as diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic in terms of susceptibility, chi, ससेप्टिबिलिटी बोलो, suspe- ससेप्टिबिलिटी susceptibility, ससेप्टिबिलिटी। susceptibility. हाँ मैंने बोर्ड पे जो लिखी थी उस स्पेलिंग में सी नहीं था, तो वो आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ससेप्टिबिलिटी, Yes, sir. Susceptible. SUSCE, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ठीक है. ससेप्टिबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय Chi, चार्ज। हाँ chi, a material is diamagnetic if chi is negative, para if chi is positive and small, and ferro if chi is large and positive. ठीक है, तो ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे भी बात करी कि डायमैग्नेटिक का जो काय होता है वो नेगेटिव होता है, पैरामैग्नेटिक का काय पॉजिटिव होता है लेकिन स्मॉल होता है, और फेरोमैग्नेटिक के लिए काय की वैल्यू लार्ज होती है एंड पॉजिटिव होती है। ठीक है, चलो आगे। A glance at table 5.3 gives one a better feeling for these materials. Here, epsilon naught is a small positive number introduced to quantify paramagnetic materials. Next, we describe these material in some detail. ठीक है, तो अगले पेज पे एक हमारे पास टेबल है, वो टेबल में बस यही चीज जो अभी अपन ने बोली ना वही लिखा है उन्होंने। ठीक है, यही लिखा है देखो इस टेबल में कि डायमैग्नेटिक में जो काय होता है वो -1 से 0 के बीच में है, तो ये बता रहा है कि उनका काय नेगेटिव होता है ना। ये बस उनको डिफाइन करके लिख दिया है ना। म्यू की वैल्यू जो होती है, म्यू आर की वैल्यू 1 से 1 प्लस ई सम कोई छोटा नंबर है, तो पैरामैग्नेटिक का जो काय होता है वो स्मॉल बट पॉजिटिव है, फिर ई सम स्मॉल नंबर, जो इसलिए लिख दिया है ताकि छोटा नंबर होता है काय ये बता सको। ठीक है, परमेबिलिटी की बात करेंगे तो परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक इज लेस देन म्यू नॉट, permeability of paramagnetic is greater than mu naught, slightly greater than mu naught, and ferromagnetic की permeability is greater than mu naught, बहुत ज्यादा उनकी बड़ी होती है permeability। ठीक है, चलो अब डायमैग्नेटिज्म को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है, तो ये अपन भी अच्छे से समझते स्टार्ट करते। Diamagnetic substances are those which have tendency to move from stronger to the weaker part of the external magnetic field. In other words, unlike the way a magnet attracts metals like iron, it would repel a diamagnetic substance. Figure 5.12a shows a bar. एक मिनट, ये जो सेंटेंस लिखा है ये क्या बता रहा है हमें कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस व्हिच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों, ये क्यों होगा, तो ये समझते हैं हम डिटेल में। ठीक है, सपोज मेरे पास एक डायमैग्नेटिक मटेरियल की कोई स्लैब है,
ये एक स्लैब है जो डायमैग्नेटिक मटेरियल की है, इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज इस तरह की है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज इस तरह की है, दिस ग्रीन कलर में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखो, बी की डायरेक्शन मैंने ये बना दी, ये एरो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बिल्कुल उसके उल्टा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट होता है उनका काय नेगेटिव होता है, तो अपोजिट उनमें मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आना मतलब कि यहाँ नॉर्थ पोल जैसा प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ साउथ पोल जैसा प्रोड्यूस हो जाएगा। एम आई राइट? ये बात समझ में आई क्या? मैग्नेटिक मोमेंट इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब देखो जो साउथ पोल है उस पर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ऑन द साउथ पोल। तो इस साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट में, फोर्स को ऐसा साइड में दिखा रहा हूँ यहाँ, तो साउथ पोल पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। नॉर्थ पोल पे जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लगता है, तो ये हो गया फोर्स ऑन नॉर्थ पोल। अब इनमें से कौन सा फोर्स बड़ा होगा बताओ? इनमें से कौन सा फोर्स बड़ा है? जो साउथ पोल पे लग रहा है। बिल्कुल सही। क्यों ऐसा? क्यों? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। बिल्कुल सही, मैंने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करिए देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां क्लोज है ना वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ की रीजन में क्लोज है तो यहाँ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए जो एफएस है फोर्स ऑन साउथ पोल इट इज लार्जर देन फोर्स ऑन नॉर्थ पोल। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? दोनों में से जो बड़ा है उसकी डायरेक्शन में नेट फोर्स, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन देखो ये आ गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ गई? वो वीकर फील्ड की तरफ आ गई है। आप देखो जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग थी ना, यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग थी और यहां इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वीक है, तो स्ट्रांग से वीक की तरफ डायरेक्शन में आ गई। फोर्स की डायरेक्शन किधर है? फ्रॉम स्ट्रांग टू वीक। तो ये जो मटेरियल होगा डायमैग्नेटिक वो स्ट्रांग से वीकर पोर्शन में जाने की कोशिश करेगा। यही चीज यहाँ लिखी है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज which have tendency to move from stronger to weaker part of external magnetic field। क्या ये लाइन समझ में आई अच्छे से? चलो ऋतिक बोल रहा है यस, वेरी गुड। बाकी बच्चों को ये आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिए, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ये आप अच्छे से नोट करो, ये अपने मॉड्यूल में भी नहीं है ना। ये डायग्राम बना लो अच्छे से, समझ लो अच्छे से, चीजों को लिख लो। ठीक है, diamagnetic substances are those which have tendency to move from stronger to weaker part of external magnetic field because stronger जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वहां फोर्स ज्यादा, वीकर पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम, और अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड इनमें डायपोल जनरेट होता है, तो नेट फोर्स स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आ जाएगा, उल्टा एक्सटर्नल फील्ड के उल्टा। एक्सटर्नल फील्ड में स्ट्रॉन्ग टू वीक, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ही देखना है, स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन में। ठीक है, अब इससे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी होती है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी होती है इसी चीज की वजह से। देखो मान लो मेरे पास है ना ग्लास की ट्यूब है, एक यू शेप की ट्यूब है हमारे पास, आपने फ्लूइड डायनेमिक्स में देखा होगा, एक यू शेप की ट्यूब, इसमें मान लीजिए आपने कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को फिल कर दिया, यहाँ पर कोई लिक्विड फिल कर दिया विच इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, कोई लिक्विड फिल कर दिया विच इज डायमैग्नेटिक, तो यहाँ डायमैग्नेटिक लिक्विड फिल कर दिया है ना। अब अगर आप इस डायमैग्नेटिक लिक्विड के पास में एक जगह पर एक पोजीशन पर तुम एक बार मैग्नेट लेके आ जाओ, किसी एक आर्म के पास एक बार मैग्नेट लेके आ जाओ, तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ लिक्विड का लेवल ड्रॉप हो जाएगा, लिक्विड यहाँ से हटने की कोशिश करेगा, रिपेल होगा, और दूसरी तरफ लेवल बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट लाओगे तो यू ट्यूब के अंदर लेवल ऑफ लिक्विड चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऋत्विक तो बोल रहा है यस, बाकी बच्चों को क्लियर है क्या? निमित भी बोल रहा है ओके, वेरी गुड। आयुष आपका क्या कहना है? आयुष चलो वेरी गुड, है ना। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं,
मान लो तुमने कोई ग्लास डिश ली, उसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में फिल कर दिया लाइक दिस, कोई लिक्विड फिल कर दिया विच इज डायमैग्नेटिक, है ना। चलो पार्थ बोल रहा है, वापस से बता दूं। तो पार्थ मैंने क्या करा था, देखो यहाँ पर मैं बस एक यूट शेप की ट्यूब थी, उसमें एक एक लिम्ब जो था उसका, उसके पास लेके आ गया मैग्नेट। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना वो रिपेल होगा। तो रिपल्शन की वजह से वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से हटने की कोशिश करेगा। यहाँ वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो यहाँ से हट के वो दूसरी तरफ जाएगा जहाँ पे वीक फील्ड है, समझे। यहाँ से लिक्विड का लेवल ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ का लिक्विड दूसरी वाले आर्म में बढ़ जाएगा। चलो क्यों, इसका रीजन क्या, यही वाली लाइन कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहाँ से कहा जाते हैं, वीक, स्ट्रॉन्गर से वीकर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थी इसलिए यहाँ से हट गए और यहाँ इकट्ठा हो गए। चलो अब बिल्कुल सेम चीज हो जाएगी अगर मैं किसी डिश में नीचे एक बार मैग्नेट लगा दूं। नीचे अगर यहाँ बार मैग्नेट अगर लगा दूंगा तो इस बार मैग्नेट की वजह से जो लिक्विड होगा उसका शेप भी यहाँ बदल जाएगा, तो वो शेप कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक दिस, बीच में से हट जाएगा लिक्विड और राइट साइड उठ जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहां स्ट्रॉन्ग है वहां से हटने की कोशिश करेगा। क्लियर है क्या? ओके चलो, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स समझे, है ना, कुछ चीज एक्स्ट्रा समझ ली इसमें। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट था उसको अपन अच्छे से देखा। तो अनलाइक द वे अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल, इट वुड ट्राई टू रिपेल अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, क्या ये अच्छे से क्लियर हो रहा है? ओके अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसमें। फिगर 5.12, हाँ ऋत्विक यहाँ से चालू करते हैं। Figure 5.12a shows a bar of diamagnetic material placed in a external magnetic field. The field lines are repelled or expelled and the field inside the material is reduced. In हाँ most देखो, cases, एक मिनट, ये कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसको मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कम हो जानी चाहिए। डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड होती है डायमैग्नेटिक के अंदर। दे आर लाइक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो एक्सटर्नल फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड शो कैसे करेंगे, वो शो होती है बाय दिस लाइन विच इज गेटिंग रिपेल्ड बाय द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसा लगता है जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से जाने की कोशिश नहीं कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर कम हो गया, मटेरियल के अंदर से नहीं जा रही वो। दिख रहा है आपको, है ना। So when a diamagnetic substance is placed in the region of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके बाहर से जाने की कोशिश करती है, उसके अंदर से कम जाती है। क्योंकि ये क्यों हुआ, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होना चाहिए, मटेरियल जो डायमैग्नेटिक है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से कम होना चाहिए। बी नॉट शुड बी ग्रेटर देन बी एम। डायमैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, तो वो कम कैसे शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होकर शो करेगी। क्या है, क्लियर हुआ? चलो ठीक है, पर एक पॉइंट और भी लिखा है कि मोस्ट केसेस एज इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल 5.2 दिस रिडक्शन इज स्लाइट। क्यों? क्योंकि इनका कार्य बहुत कम है ना, इनके अंदर बहुत स्मॉल मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो इनमें जनरेट होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कम होती है अंदर, कोई बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द 1 पार्ट इन 10 पावर 5, 1 पार्ट इन 10 पावर 5, 10 पावर 5 फील्ड लाइन में से एक कम होगी अंदर। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं अपन। when placed in a non-uniform magnetic field, the bar will tend to move from high to low field. ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया ऊपर, है ना। The simplest explanation for diamagnetism is as follows. Electrons in an atom orbiting around the nucleus possesses orbital angular momentum. These orbiting electrons are equivalent to current carrying loops and thus possesses orbital magnetic moment. Diamagnetic substances are the ones in which resultant magnetic moment in an atom is zero. When magnetic field is applied. एक मिनट, यहाँ पर क्या बात हुई है, यहाँ पर क्या बात हुई है, डायमैग्नेटिज्म का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं वो, और उसकी स्टार्टिंग है ना। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस पोजेसेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
तो ये पॉइंट समझ में आता है कि हमको किसी भी न्यूक्लियस के अबाउट जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। मैं ये जो भी अभी एनसीईआरटी पे लिखा था सब हटा रहा हूँ, अपन नई चीज समझ रहे हैं तो उसको समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये कोई न्यूक्लियस है जिसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो इसके अबाउट घूम रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो एक तरह से करंट बनेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन के घूमने की जो डायरेक्शन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में थी, तो उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन अपोजिट आएगी। और जो करंट की डायरेक्शन है आप उससे देख सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट जो बनेगा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो नीचे की तरफ बन रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। उसकी डायरेक्शन समझी, ठीक है। ऐसे ही लेकिन एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते। So electrons in the atom orbiting around nucleus possesses orbital angular momentum. These orbiting electrons are equivalent to current carrying loop and thus possesses orbital magnetic momentum. ठीक है, diamagnetic substances are the ones in which the resultant magnetic moment of an atom is zero. मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ना, सबका जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट था जीरो हो चुका है। सारे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट का सम आके जीरो हो चुका है। अब दो चीजों की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट। एक तो उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के पास अपनी स्पिन क्वांटम नंबर होती है जिससे उसका एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट है, एक तो स्पिन और एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल समझ सकते हो आप, ऑर्बिट में घूमने की वजह से, और स्पिन उसकी इंट्रिंसिक एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा कुछ सुना है आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्वांटम नंबर की वजह से उनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ना, इसको कई जगह मैंने देखा है लोग इसको गलत बता देते हैं। इसे बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट आता है ना, ऐसा बोल देते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब पे फेमस टीचर्स है वो यही करते हैं। ठीक है, वो लोग उनकी जगह सही है क्योंकि उनको बच्चों को सिलेक्ट थोड़ी कराना है, उनको तो बच्चों को बस समझाना है ताकि बच्चों को मजा आए, ठीक है। तो स्पिन नहीं होता है असली में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन असली में ऐसे घूम नहीं रहा होता है, ऐसे कोई घूमता नहीं है। ये जैसे एक प्रॉपर्टी है उसके पास, ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बनी है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे पास। क्या बात समझ में आई? ये केमिस्ट्री में भी शायद सुना हो आपने, है ना। चलो बच्चे मुझे बता रहे हैं यस, ठीक है। सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट कॉज्ड बाय स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता नहीं है, क्योंकि अगर वो घूमेगा तो आप ढूंढ सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो, अगर वो घूमेगा तो उसके सरफेस पे जो स्पीड हो जाएगी ना वो लाइट की स्पीड से ज्यादा होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो घूमने की वजह से नहीं आता वो, ठीक है। चलो, तो अभी अपन ने बात करी कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट में घूमने की वजह से एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। जीरो क्यों हुआ? एक सिंपल सा एग्जांपल जीरो होने का ये हो सकता है कि कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट एक ही ऑर्बिट में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, ऑलमोस्ट एक ही ऑर्बिट में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से एक का मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, एक का ऊपर, नेट में जीरो हो गया, है ना। यू कैन इमेजिन लाइक दिस, ऐसा सोच सकते हैं अपन। ये समझ में आया? जीरो होने का एक जस्ट एक एग्जांपल अपन ने देखा कि एक ही ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन उल्टा चल रहे थे, टकरा रहे हैं। ये मैं सोचो मत, हम बस एक इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि टकरा रहे वो, ठीक है, जस्ट एक इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब क्या होता है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हमने अचानक से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, मान लो मैंने ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी, मान लो ऊपर की डायरेक्शन में क्रिएट करी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर लगेगा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आप अगर V क्रॉस B से सोचो, V क्रॉस B से सोचो, तो V क्रॉस B से एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स और एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये रेड कलर में, एक पे लग रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर, एक पे लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। आप देख लो V क्रॉस B से किधर लगना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका भी ध्यान रखना। मैंने फोर्स की डायरेक्शन सही बताई क्या? चेक करो।
है ना। चलो निमित तो बता रहा है, सही बताई। ठीक है, अब न्यूक्लियस के फोर्स के अलावा जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करी, न्यूक्लियस के फोर्स के अलावा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी आ गया, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर चेंज हो गया। बट नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होना चाहिए था, mv²/r होना चाहिए, mv²/r होना चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बढ़ गया तो उसका v बढ़ जाता है, दिस v इंक्रीजेस, और जिसका मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट था, बाहर की तरफ था, उसका v कम हो गया। ऐसा सोच सकते हैं। v क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है, इसका रीजन बताने के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर तक रुकना पड़ेगा। इसका रीजन समझने के लिए नेक्स्ट चैप्टर रुकना पड़ेगा। मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि v क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है। अभी ये मान लो, समझ लो कि मैग्नेटिक फोर्स लगा तो एक इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बढ़ गया, तो mv²/r विच इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ये नेट फोर्स बढ़ रहा है तो v बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब v बढ़ेगा, ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रॉन नीचे मैग्नेटिक मोमेंट बना रहा था वो बढ़ने वाला है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज इंक्रीजिंग। क्या ये क्लियर है? यही चीज देखो यहाँ लिखी है, when magnetic field is applied, those electrons having orbital magnetic moment in the same direction slow down, जिनका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में था वो स्लो हो गए, उनकी स्पीड कम हो गई, जैसे ये स्पीड कम हो रही है। एंड दोज इन द अपोजिट डायरेक्शंस आर स्पीडिंग अप, जैसे ये स्पीड बढ़ रही है। तो क्या होता है, जिससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट क्रिएट हो जाता है। thus the substance develops a net magnetic moment in the direction opposite to that of the applied field, hence अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट आने से वो रिपेल होता है। ठीक है, अब स्पीड बढ़ना है कम होना कैसे समझेंगे, तो दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय लेंज लॉ। वो लेंज लॉ की वजह से होता है, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मैंने भी आपको बोला अभी। क्या ये पूरी लाइन अच्छे से क्लियर हुई? ठीक है, तो अगर शॉर्ट में अपन बात करें तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट जो मैग्नेटिक मोमेंट बना रहे थे वो इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो गए, जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बना रहे थे वो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो गए, और नेट में फिर अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, जिससे वो मटेरियल डायमैग्नेटिज्म शो करता है। ठीक है, तो क्या आप उनको कॉज अच्छे से क्लियर हो रहा है डायमैग्नेटिज्म का? डायमैग्नेटिज्म का कॉज समझा अपन ने। चलो, तो ये अपना पूरा इस पैराग्राफ का डिस्कशन हुआ। अब मैं मान रहा हूँ कि सब क्लियर है अपना, तो ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अपन आगे की चीज पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ जो भी लिखा था। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। ठीक है, शायद सबको क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो इसके आगे क्या लिखा आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Some diamagnetic materials are bismuth, copper, lead, silicon, nitrogen, at STP, water, and sodium chloride. Diamagnetism is present in all substances. However, the effect is so weak in most cases that it gets shifted by other effects like paramagnetism and ferromagnetism, etc. ठीक है, The हाँ, most ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंसेस। अरे हर सब्सटेंस में ही तो मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो सेम चीज होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट थे, मैग्नेटिक मोमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट बना रहे थे वो हो जाएंगे स्पीड अप, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो मैग्नेटिक मोमेंट बना रहे थे वो स्लो डाउन। तो जो अपन ने पूरे ऊपर डिस्कशन करा हो तो हर मटेरियल में होगा, पर दिक्कत क्या है कि उन मटेरियल में पहले से मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट था, डायमैग्नेटिक का पहले से मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने से एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट ही मैग्नेटिक मोमेंट उनमें आया एंड नेट वो डायमैग्नेटिक बन गए। पर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि ऑलरेडी एटम्स का कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट पहले से होता है। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म की वजह से एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट भी बनता है
खुद का मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी था, नेट में वो एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग ही मैग्नेटाइज बच जाते हैं। समझ में आई क्या बात? डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंसेस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस लाइन पे। चलो अगला पॉइंट। The most exotic diamagnetic materials are superconductors. These are metals cooled to very low temperatures which exhibits both perfect conductivity and perfect diamagnetism. Here the field lines are completely expelled. Chi is equals to -1 and mu relative is equals to 0. है ना? A superconductor repels a magnet and by Newton's third law is repelled by the magnet. The phenomena of perfect diamagnetism in superconductors is called Meissner effect, after the name of its discoverer. Superconducting magnets can be gainfully exploited in variety of situations. For example, for running levitated magnetically levitated superfast trains. ठीक है, चलो तो सुपर कंडक्टर्स के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस करा था, मिशनर इफेक्ट क्या होता है बताया था, वो सब चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि एनसीईआरटी की हर लाइन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये सब में बिठा के एक एक चीज लिखा हूं, उससे ज्यादा बेटर ही रहता है कि एनसीईआरटी को हमेशा घोट लो। एनसीईआरटी हमारे नोट्स की बुक हो गई एक तरह से। तो जेईई मेंस के जो चैप्टर है ना, उनके लिए एनसीईआरटी ही आपको पूरा मतलब घोटना है। बात समझ में आई सबको? अब हर लाइन में तो इसमें देखो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, मैं ये एक एक चीज बैठ के लिखाता तो कितना टाइम लगता, समझ पा रहे हो ना सब ये। चलो आगे बढ़ते, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं अपन। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं समझा अपन ने, अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है। Paramagnetic substances are those which get weakly magnetized when placed in external magnetic field. They have tendency to move from a region of weak magnetic field to strong magnetic field. That is, they get weakly attracted to a magnet. ठीक है, चलो तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो अपोजिट नहीं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड चार्ज हो जाता है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड उनमें मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मूव करेंगे फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल डायमैग्नेटिक से उल्टा। आयुष का डाउट आया सर, फुल एनसीईआरटी इज कंपलसरी फॉर ऑल चैप्टर इन जेईई मेंस। बेटा जेईई मेंस में हम बाकी सब चैप्टर में तो ऐसा कुछ होता नहीं, देखो थ्योरी का कुछ चैप्टर है जिनमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। जैसे कि ये एक टॉपिक हो गया, फिर अपन पढ़ेंगे वे ऑप्टिक्स, उसमें थ्योरी एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है। जो जो टॉपिक में थ्योरी ज्यादा है ना, जैसे सरफेस टेंशन हुआ 11th का, उन सब की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। चलो मैं तो बोलता हूँ कि एनसीईआरटी सब पूरी ही पढ़ना चाहिए, एक बार तो कम से कम पेज देखते जाओ, जहां कुछ नया लगे वो इन डिटेल में समझ लो, नया नहीं है क्लास में पढ़ा है तो ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, पैरामैग्नेटिज्म को समझाया जा रहा है, आगे बढ़ते। हाँ, The individual atoms or ions or molecules of a paramagnetic materials possesses a permanent magnetic dipole moment of their own on account of the ceaseless random thermal motion of the atoms. No net magnetization is seen. In the presence of an external field V0, which is strong enough and at low temperatures, the individual atomic dipole moment can be made to align and point in the same direction as B0. Figure 5.12b shows a bar of paramagnetic material placed in an external field. The field lines get concentrated inside the material and the field inside is enhanced. In most cases, as is evident from table 5.2, this enhancement is slight, being 1 part in 10 to the power 5. When placed in a non-uniform magnetic field, the bar will tend to move from weak field to strong. ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें वही सब है जो अपन पहले बात करी चुके ऑलरेडी, है ना। इंडिविजुअल एटम्स का ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, परमानेंट मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट होता है, पर
सीजलेस रैंडम थर्मल मोशन ऑफ एटम्स की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं दिखता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो बिकॉज टेम्परेचर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स एटम जो भी है मटेरियल के अंदर वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो रैंडम मोशन से हमको क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो दिखता है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दे जो बहुत स्ट्रांग हो और लो टेम्परेचर पे बात करें तो इंडिविजुअल एटॉमिक डायपोल मोमेंट को अलाइन कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब लो टेम्परेचर क्यों बोला, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे आप इतनी ज्यादा एनर्जी दे दोगे एटम को कि वो अलाइन हो ही नहीं पाएगा, इट विल मूव इन रैंडमली। उसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा, अपनी पोजीशन पे नहीं रुकेगा, तो आप उसको अलाइन नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो इसलिए लो टेम्परेचर की बात करिए। फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए फील्ड लाइन उसमें ज्यादा दिखाएंगे अपन। जैसा अपन ने डायमैग्नेटिक में कम दिखाई थी तो पैरामैग्नेटिक में थोड़ी ज्यादा दिखा देंगे, है ना। और ये बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि पैरामैग्नेटिक का जो काय होता है वो भी स्मॉल ही होता है। तो 1 × 10⁵ इसी के ऑर्डर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर बढ़ेगा। मतलब बाहर के कंपेयर में अगर बाहर 10⁵ लाइन से तो अंदर 10⁵+1 लाइन होगी, इतना स्मॉल इंक्रीमेंट दिखेगा। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑफ कोर्स यहाँ पर टेंडेंसी होगी फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग मूव करने की। तो जो प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी डायमैग्नेटिक की, ठीक उल्टा हो जाएगा। यू शेप की ट्यूब में अगर आपने पैरामैग्नेटिक लिक्विड फिल कर दिया और एक एंड पे आपने बार मैग्नेट लगा दी तो उसी तरफ पूरा लिक्विड आने की कोशिश करेगा, है ना। तो स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ रहने की कोशिश करेगा ऐसा लिक्विड जो पैरामैग्नेटिक हो। ठीक है, तो बिल्कुल डायमैग्नेटिक से सारी उल्टी चीजें हो जाएगी यहाँ पर। चलो अब आगे बात करते हैं अपन। 1 मिनट ये अपन इरेज कर ले। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऋत्विक आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ निमित बोलिए, So डाउट है this कुछ is आपको? 1 मिनट, हाँ निमित क्या डाउट है बेटा? सर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ऐसा क्या होता है जिससे इंडिविजुअल एम अलाइन हो रहे हैं? देखो हर मटेरियल में हर हर छोटा कोई भी बार मैग्नेट है तो उसको अगर एक्सटर्नल फील्ड के अलॉन्ग रखोगे, कोई भी छोटा सा एटम है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है और उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, मान लो एक्सटर्नल फील्ड लगा दी इस तरफ, तो इस पे लगेगा टॉर्क जो इसे लाने की कोशिश करेगा एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल। समझे, हमने पढ़ा है ना m×b का टॉर्क लगता है, वही टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है सारे छोटे छोटे डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड के अलॉन्ग अलाइन करने के लिए। समझ में आई बात निमित? ठीक है सर, तो ये चीज डायमैग्नेटिक में भी तो हो सकती है। नहीं बेटा, डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि उनमें एक्सटर्नल, उनमें पहले से कोई मैग्नेटिक मोमेंट होता नहीं ना, उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो था ही नहीं। उनके एटम्स में क्या था कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो कुछ था ही नहीं, तो पहले से नॉन मैग्नेटिक थे वो, उनमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट था नहीं। अब तुमने अचानक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो बिल्कुल उल्टा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाएगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट उनमें जनरेट हो गया। अच्छा ये सिचुएशन में तो टॉर्क जीरो होता है, याद करो, तो इससे में टॉर्क नहीं लगता, है ना। चलो आगे बात करते हैं फिर। some paramagnetic materials are aluminum, sodium, calcium, oxygen, STP, and copper chloride. Experimentally, one finds that the magnetization of a paramagnetic material is inversely proportional to absolute temperature T. तो अभी हमने देखा, हमने बात भी करी थी, ऊपर लिखा भी था कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है। भाई मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा रैंडम मोशन हो, वाइब्रेशन हो, तो वो जरूरी नहीं कि अलाइन हो पाए, वो एक्सटर्नल फील्ड के टॉर्क को भी ओवरकम कर सकते हैं अगर उनमें खुद में ज्यादा एनर्जी हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट होता है किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में वो टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट है। उसको लिख सकते हैं C×V0/T, और V0 को लिख सकते थे, याद करो, μ0 × H, फिर वो काय का रिलेशन निकाल सकते हो। तो काय एक तरह से डिपेंड हो जाता है यहाँ पर, काय एक तरह से डिपेंड हो जाता है C और T। C क्या है यहाँ पर, मटेरियल की क्यूरीज कांस्टेंट, और T इज टेम्परेचर, है ना।
दिस इज नोन एज क्यूरीज लॉ, इसको बोलते थे अपन क्यूरीज लॉ। आफ्टर इज डिस्कवर पेरी क्यूरी। सारी चीज मैडम क्यूरी ने नहीं करी थी, उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग थे जो ये सब करते रहते थे, ठीक है। वो मतलब पूरी नोबल फैमिली है, बहुत सारे नोबल लॉरेट है उनकी फैमिली में। तो फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोथ chi and mu r depend not only on the material but also on the temperature of the material। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो chi कम होगा, तो मटेरियल बहुत हाई टेम्परेचर पे तो डीमैग्नेटाइज जैसा भी हो जाता है, ठीक है। चलो, क्या ये सारी बातें क्लियर सभी बच्चों को? अब अपना क्योंकि टाइम ओवर हो गया है तो अपन आज यहीं रुकते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म को अपन अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थोड़ा सा जो बोर्ड शिफ्ट हो गया था, कर देता हूँ। ओके सर, कल क्यूबी डिस्कशन है। हाँ, क्यूबी डिस्कशन भी करना था हमको। तो नेक्स्ट क्लास में कल अपन दोपहर में फिर से वही 2 बजे के आसपास टाइम रख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों की शाम को 4 बजे से क्लास है, तो 2 बजे कुछ रख लेते हैं डिस्कशन, अपन 2 से 3 क्यूबी डिस्कस कर लेंगे, या 2 से 3, या आप जैसा बोलो 3 से 4 कर लेंगे, जैसा बोलो। 3 से 4 करें क्या? 1 2 3 नहीं, 1 o'clock को नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि जो दूसरे बच्चे भी ज्वाइन होंगे वो 1 o'clock को नहीं ज्वाइन हो पाएंगे। तो 2 से 3 तो फिजिकल का डिस्कशन है। अच्छा,